नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा दोपहर। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत कर रहे हैं गंगा दोपहर की बड़ी खबर से, जो कि अंबेडकर नगर से मिल रही है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। अंबेडकर नगर पुलिस पर पथराव हुआ है एक बार फिर। अंबेडकर नगर में इस बार प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया है और पथराव के बाद पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई है, जिंदगी बचाई है। दरअसल बर्थडे पार्टी में गई नाबालिग से दुष्कर्म हुआ था और नाबालिग से दुष्कर्म के बाद पुलिस को पथराव झेलना पड़ा है, गुस्सा झेलना पड़ा है। जवाबी पथराव देखने को मिल रहा है पुलिस की तरफ से भी। तस्वीरों में तो पुलिसकर्मियों की संख्या कम तो ग्रामीणों की तादाद ज्यादा, और उसके बाद भागकर जान बचाना पड़ा है। तस्वीरें अंबेडकर नगर की और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। 2 आरोपी गिरफ्तार अभी तक किए जा चुके हैं और गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन किया गया है। बालिका का मेडिकल कॉलेज सदरपुर में इलाज भी चल रहा है। आलापुर तहसील से ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं, पथराव की ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। रेप के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी। यज्ञेश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। यज्ञेश, सबसे पहले तो इस वक्त की स्थिति के बारे में बताइए। जी, अभी तक की स्थिति के बारे में ये देखा जा सकता है कि जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पुलिस को भागना पड़ा, ग्रामीणों द्वारा पथराव किया गया, लेकिन फिलहाल कई थाने की फोर्स बुला ली गई है और अभी फिलहाल स्थिति काबू में है पुलिस से। जी यज्ञेश, दर्शकों को पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा विवाद समझाइए कि कैसे ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि पथराव हो गया इनके बीच में। देखिए, हम बताते चले कि अभी पिछले सप्ताह जहीरगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका का रेप का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन ग्रामीणों को इस बात से गुस्सा है कि अभी तक जो और भी उसमें आरोपी है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। इसी लचर रवैये की वजह से ग्रामीण उग्र हो गए और वो प्रदर्शन पर उतर आए। इधर पुलिस की तरफ से हल्का बल प्रयोग किया गया, जिसके जो एवज में ग्रामीण। ठीक है यज्ञेश, यानी कि लोगों की मांग ये थी कि गिरफ्तार किए जाए आरोपी, तो पुलिस गाँव में क्यों पहुंची थी आज? जी, पुलिस इन लोग जो है पहले ग्रामीण जो है प्रदर्शन करने के लिए आलापुर तहसील है उसके सामने ये लोग प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। इनको रोकने के लिए, भीड़ को रोकने के लिए पुलिस कुछ मात्रा में पुलिस पहुंची, जिस पर इन लोग उग्र हो गए और आगे जो है लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को। उधर से भी हाथापाई शुरू हो गई। इस वजह से पुलिस को और भी फोर्स मंडरानी पड़ी। जी यज्ञेश, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि इस मामले में अभी पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? बाकी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करेगी? फिलहाल इस मामले में भी अधिकारियों से बात की गई है, तो उनका कहना है कि जो है पुलिस आगे जो है दबिश डाल रही है, हर जगह कार्रवाई की जा रही है। जैसे किसी का इसमें पता चलेगा सबकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द। ठीक है यज्ञेश, आप नजर बनाए रखें पूरी की पूरी घटना पर। हम आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। टकराव की स्थिति लोगों और पुलिस के बीच में। पुलिस जो कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनी है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि अपने बचाव के लिए पत्थर फेंकने पड़े पुलिस को। स्थितियां तब बिगड़ी जब एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उन्हीं आरोपियों को पकड़ने के लिए लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, सड़कों पर उतर आए और पुलिस ने 2 ही गिरफ्तारियां की हैं। बाकी आरोपी अभी फरार हैं। इसीलिए लोग मांग कर रहे हैं कि उनकी जल्दी गिरफ्तारी हो, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी उनकी हो नहीं पाई। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एटीएस ने जम्मू के रामबन से युवक को गिरफ्तार किया है। जिहादी विचारों को युवाओं में फैलाने का इस पर आरोप है। ये खबर बड़ी है और आरोपी का नाम सलमान खुर्शीद बानी बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। ये युवक बताया जा रहा है आरोपी बागपत में इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग ले रहा था। चंद रोज पहले ही बरेली से इनामुल हक को गिरफ्तार किया गया था। संतोष हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट्स और ज्यादा जानकारियां देंगे। संतोष, बताइए कि यूपी एटीएस ने जो गिरफ्तारी की है इस युवक के बारे में बताइए, और क्या इनपुट मिला था एटीएस को? देखिए, पिछले सप्ताह यूपी एटीएस ने बरेली के कटघर से एक युवक को गिरफ्तार किया। वो सेल्फ रेडिकलाइज था, जिसके पास से अलकायदा से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज मिले और वो सोशल मीडिया के जरिए जो युवा हैं उनको आतंक के पाठ पढ़ा रहा था। इसी से पूछताछ के बाद जो क्योंकि 10 दिन की एटीएस के पास पुलिस रिमांड में है, पुलिस कस्टडी रिमांड चल रही है, उसी से पूछताछ के बाद इस युवक को, कश्मीर का रहने वाला युवक है, इसको गिरफ्तार किया गया है। ये बागपत के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा कर रहा था और इसके पास जो सोशल मीडिया और उसके जो मोबाइल पर जो दस्तावेज मिले हैं वो भी इसी तरीके के हैं जो आपत्तिजनक है। तमाम आतंकी संगठनों से जो प्रभावित होने वाले विचारधारा के जो दस्तावेज हैं वो मिले हैं, कुछ ऐप्स मिले हैं
और कुछ लोगों से ऐसी बातचीत मिली है जिनके ऊपर शक है यूपीएटीएफ को कि ये नंबर दरअसल सीमा पार ऑपरेट हो रहे हैं, ये खाड़ी देशों से ऑपरेट हो रहे हैं। लिहाजा इससे गिरफ्तारी करके अब इसको जम्मू कश्मीर से यहाँ लखनऊ लाया जाएगा और जहाँ पर यूपीएटीएफ इसके साथ भी पूछताछ करेगी। जी संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। कोरोना के संकट काल में बहुत सारे प्रोफेशन के लोग भी कोरोना कर्मयोगी, कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। पत्रकार भी कोरोना योद्धा की तरह ही काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना ने उनको भी नहीं छोड़ा। फिर भी हिम्मत नहीं हारना, यही पत्रकार का स्वभाव होता है। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार नवल कांत सिन्हा भी ऐसे ही संघर्ष के बीच में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। दुर्भाग्य से पत्रकार नवल कांत सिन्हा को भी कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। नवल कांत कोरोना पॉजिटिव हैं और लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, अपना इलाज वो करवा रहे हैं। नवल कांत अस्पताल से ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जिस अखबार के लिए वो काम करते हैं उसमें उनकी रिपोर्ट नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। सोशल मीडिया पर भी वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। नवल कांत अपने अनुभव भी लिख रहे हैं लगातार, और अस्पताल में इलाज की व्यवस्थाओं पर भी वो लगातार लिख रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं अस्पतालों के भीतर हैं। कोरोना अस्पताल, क्वारंटीन सेंटर्स के इंतजाम को लेकर कई शंकाएं लोगों के मन में है। इसी पर बात करने के लिए नवल कांत सीधे अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गए और हमारा मकसद इलाज में बाधा पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं, हम क्लियर कर देना चाहते हैं। सिर्फ एक कोरोना पॉजिटिव से कोरोना के इलाज की पॉजिटिव कहानियां ही हम सुनना चाहते हैं। नवल कांत जी, एबीपी गंगा पर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपकी तबीयत कैसी है, कैसे आपको कोरोना हुआ, आपका अनुभव क्या है कोरोना को लेकर, वो आप हमारे साथ और दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, मैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हूँ, यानी कि मेरे कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन हम लोग एक पत्रकार साथी जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था, उनको देखने के बाद हम लोग को लगा कि हम लोग को सब कुछ चेक कराना चाहिए। जो भी उनसे संपर्क में आए थे, तो मेरा और एक अन्य साथी का कोरोना पॉजिटिव निकला और उसके बाद हम लोग यहाँ जीएमयू में एडमिट कराए गए। तो यहाँ पे है, ट्रीटमेंट हो रहा है। चर्चा आपने अच्छा किया कि उसको जोड़ा। कोरोना को लेके बड़ी दहशत है, क्योंकि हमने जो शुरुआत में देखा वुहान जैसे दृश्य, उसके बाद इटली और अमेरिका में जिस तरह के दृश्य दिखे, तो हर आदमी दहशत में है। लेकिन जो भारत में जो कोरोना है वो उतना खतरनाक नहीं है, वो उतना परेशान करने वाला नहीं है और लोग जल्दी ठीक हो के जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत ये भी है, क्योंकि लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, अस्पतालों की संख्या सीमित है, तो सुरक्षित रहें, घर पे रहें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। नवल कांत जी, एक सवाल है जो लोगों के जहन में, वो सवाल ये है कि टेस्ट नहीं हो रहे हैं या अस्पताल पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया ऐसे वक्त में, तो क्या आसानी से आपका टेस्ट हो गया था? क्या आसानी से आपको अस्पताल में बेड मिल गया था? व्यवस्थाएं क्या वहां पर दुरुस्त हैं? ये भी आप अनुभव अपना साझा करें। देखिए, मेरा टेस्ट तो आसानी से हो गया था, लेकिन जब टेस्ट हुआ तो मैंने प्रयास किया कि मुझको, क्योंकि ये सिम्टोमेटिक है और दिल्ली सब जगह ऐसे पेशेंट को घर में रहने की इजाजत है, तो मैंने सीएमओ से बात की। मैंने कहा कि मैं सिम्टोमेटिक हूँ, तो मुझको परमिशन दीजिए कि मैं घर पर रह सकी, और मैं जहाँ जहाँ रह रहा हूँ जिस फ्लोर पे, वहाँ पे मैं अकेला रहता हूँ। मुझे खाना देने वाला एक व्यक्ति अलग से है जो मुझको केवल एक ही व्यक्ति देने आता है बाहर तक, और वहां से मैं पेट अंदर लेता हूँ। तो मैं सब सुरक्षा का पालन करके करूंगा। तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में ऐसी नीति नहीं है। यहाँ पे नीति है कि अगर आपको कोरोना पॉजिटिव हुआ तो आपको अस्पताल जाना ही जाना है। तो उस वजह से फिर मैं मेडिकल कॉलेज में आया और यहाँ मुझे संतोषजनक व्यवस्था है। देखिए, सरकारी व्यवस्था जो होती है वो कभी भी पूर्ण नहीं होती है, और आप बीमार हैं, आप सुविधाओं के लिए नहीं आए, 5 स्टार होटल में नहीं आए हैं, तमाम तरह की दुश्वारियां होती, तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। लेकिन हाँ, जो ट्रीटमेंट के लिए दवाइयां चाहिए होती हैं वो बराबर मिल रही हैं। लगातार डॉक्टर पूछताछ कर रहे हैं, बदल बदल के भी डॉक्टर पूछते हैं, सीनियर्स भी फोन करते हैं। इसका मतलब है कि एक कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा रहा है, और मुझको लगता है कि मैं जहाँ मैं एडमिट हूँ, कम से कम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, यहाँ की व्यवस्था जो है संतोषपूर्ण है। ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी है। सर, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप बता रहे हैं कि आप असिम्टोमेटिक हैं। 2 तरह के, एक सिम्टोमेटिक जिनके अंदर लक्षण देखते हैं, एक होते हैं असिम्टोमेटिक। तो क्या अंतर इसमें आपको देखने को मिल रहा है? असिम्टोमेटिक जो है, जैसे कि आप हैं, तो किसी तरह की कोई शिकायत, कोई तकलीफ, विशेष तकलीफ आपको होती हो कोरोना संक्रमित आप हैं तो?
देखिए एसिम्प्टोमेटिक में जो डॉक्टर बता रहे थे उनके बहुत ही माइनर लक्षण होते हैं या एकदम नहीं होते हैं। ज्यादातर के थोड़े से माइनर लक्षण होते हैं, यानी हल्का सा जुकाम जैसा फील होता है, या किसी को खराश होता है, या किसी को 99 बुखार आ जाता है जिसको समझ ही नहीं पता कि इनको फीवर हुआ है। तो इस तरह के लक्षण को एसिम्प्टोमेटिक बोला जाता है। यहाँ जो डॉक्टर से बात हुई उनको कहना है कि यहाँ पे 80% पेशेंट इसी तरह के आ रहे हैं, इस तरह का लक्षण नहीं है और वो जल्दी ठीक होकर जाने, तो घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं। सर, आजकल में बहुत सारे जो लोग हैं वो डर रहे हैं, वो अस्पताल जाने से डर रहे हैं। उसके पीछे की वजह है कि लोग छू नहीं रहे हैं। कई जगहों पर खबरें आए कि स्ट्रेचर नहीं मिला है, तो ऐसे में लोगों को डर लग रहा है। वो ये समझ रहे हैं कि अस्पताल जाने से बेहतर है तो हम कम से कम अगर मरे भी तो अपने घर पर रहें। तो क्या ऐसी स्थितियां हैं अस्पतालों में? जी देखिए, निश्चित रूप से तमाम जगह तमाम तरह की असुविधा होंगी, लेकिन एक बात हमको समझनी होगी कि हमको इलाज तो डॉक्टर से ही मिलेगा। अगर नवलकांत सिन्हा को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देना था तो डॉक्टर ने सीधे नहीं दे दिया। मेरा पहले ब्लड टेस्ट हुआ, तमाम टेस्ट हुए, फिर उनको लगा कि इनकी बॉडी झेल सकती है, उसके बाद ये दवाई दी गई और उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जो डॉक्टर आपको दवाई देगा वो बढ़िया देगा। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी सुविधाएं, बहुत जगह ढंग से खाना नहीं मिलता होगा, बहुत जगह ढंग से पानी नहीं मिलता होगा, लेकिन जो दवाई है वो डॉक्टर ही आपको बेहतर तरीके से दे सकते हैं। सर, आप एक बहुत बड़े अस्पताल में हैं, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और एक बड़ा अस्पताल है, लगातार केजीएमयू से जो सैंपल्स हैं उनकी जांच भी की जाती है। तो वहां पर किस तरह की व्यवस्था है? रोजाना कितने मरीज आ रहे हैं वहां पर? क्या आप देख पा रहे हैं? क्या सभी को उचित ट्रीटमेंट जो वहां पर व्यवस्थाएं उस अनुरूप मिल पा रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो समाज में प्रतिष्ठा रखते हैं, उनको प्रायोरिटीज दी जा रही हैं और बाकियों को? ऐसा तो नहीं है भेदभाव किसी तरह का? देखिए, पूरी दुनिया में जो सक्षम लोग हैं या प्रतिष्ठित लोग हैं, तो अगर कनिका कपूर एडमिट हुई थी पीजीआई में तो जाहिर सी बात है थोड़ी ज्यादा ट्रीटमेंट मिल गया होगा। आम आदमी को आम तरीके से ट्रीट ही किया जाता है, लेकिन जो दवाइयां दी जानी चाहिए वो मुझको लगता है कि ज्यादातर जगह मिल रही होगी। जहां जहां भी मैंने लोगों से बात की है तो वहां दवाइयां प्रॉपर मिल रही हैं और दवाई ही महत्वपूर्ण है। और गर्म पानी पीना आपको, ये दो मूल तरीके हैं। यानी आप ये जो संक्रमण है कि गले और नाक और मुंह के रास्ते रहता है, तो जितना ज्यादा आप गर्म पानी पिएंगे और जितना ज्यादा डॉक्टर को सहयोग करेंगे, 4-5 दिन की परेशानी है तो ये 4-5 दिन की परेशानी झेलने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, अगर भगवान ना करे किसी को हो जाए। नवलकांत जी, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और हम यही दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। आपका जज्बे, आपका हौसला, उसको तो सलाम है, क्योंकि आप अस्पताल में और उसके बाद भी लगातार काम कर रहे हैं। तो पत्रकारों का जो काम होता है वह आसान नहीं होता, लेकिन आसान लगता ज़रूर है, लेकिन आसान होता नहीं है। और ऐसे ही पत्रकार जो है अस्पताल में होने के बाद भी काम कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, गाजियाबाद का जरूर करते हैं। बड़ी खबर मिल रही है गाजियाबाद से, जहां पर एबीपी गंगा की मुहिम का असर हुआ है। लड़की की हत्या करने वाला सन की गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद में एबीपी गंगा की खबर का असर, एक लड़की की हत्या करने वाला सन की गिरफ्तार किया गया और एक तरफा प्यार में लड़की की हत्या की थी इसने। पुलिस ने आरोपी पर 20,000 का इनाम भी रखा था, इसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन आखिरकार गिरफ्तार हो गया। विपिन तोमर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, कामयाबी मिली है, एबीपी गंगा की मुहिम का बड़ा असर हुआ। बताइए कि कैसे ये मुहिम रंग लाई, कैसे पुलिस हरकत में आई इस मुहिम के बाद और ये गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए 17 जून की रात की बात है। ये जो 19 साल की युवती थी अपनी मां के साथ सिम खरीदने जा रही थी। उसी दौरान दिल्ली से आई इस सनकी आशिक शेर खान ने चाकुओं से गोद के हत्या कर दी थी। बहुत ब्रूटल तरीके से हत्या की गई थी। एबीपी गंगा ने सबसे पहले खबर दिखाई थी, उसके बाद लगातार इस खबर को फॉलो किया था, जिसको लेकर पुलिस पे दबाव बना था। सबसे पहले पुलिस ने 20,000 का इनाम घोषित किया था इस पर। उसके अलावा जो गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच है, स्वाट टीम है, उसको भी लगा दिया गया था। उसके लगाने के बाद अब ये नतीजा सामने आया है कि जो आरोपी शेर खान है, जो 20,000 का इनामी था, ये, इसके अलावा इसके 2 साथी जिन्होंने इसकी मदद की थी उनको, और 2 ऐसे लोग जिन्होंने इसकी मदद की थी फरार होने में और इसको जो पनाह दी थी, सबको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एबीपी गंगा ने मुहिम चलाई थी उस युवती और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने की, जो आज अंजाम तक पहुंच गई है। जी विपिन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। कोरोना काल के बाद यूपी सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश कर रही है और इसी को लेकर सरकार ने अगले 5 सालों में राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी
करने का लक्ष्य रखा है और इसी के लिए अब एक कंसल्टेंट रखने की भी तैयारियां की जा रही हैं। सरकार अगले 5 सालों में प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था मजबूत करना चाहती है, लिहाजा वो $1 ट्रिलियन को आकार देने की रणनीति में जुट गई है। इसके लिए यूपी के नियोजन विभाग ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP डॉक्यूमेंट तैयार कर उसके आधार पर ई टेंडर के जरिए बिड आमंत्रित किए हैं। तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, जरा इसको समझ लीजिए आप। 10 खरब डॉलर, इसका $1 ट्रिलियन का मतलब है जीडीपी बढ़ने से इकोनॉमी में रफ्तार संभव है। मौजूदा 7% करीब उत्तर प्रदेश की विकास दर है। इस रफ्तार से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचना इतने कम वक्त में संभव नहीं। तो ऐसे में बूस्ट करना, इकोनॉमी को रफ्तार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उद्योग खुलें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। औद्योगिकरण हो और औद्योगिकीकरण के साथ जॉब्स क्रिएशन बहुत ज़्यादा हो। और इसीलिए कैसे फर्म को हायर किया जाएगा, कंसल्टेंट को हायर किया जाएगा, सलाहकार आप समझिए, जो सरकार को सलाह देगा कि वो क्या उसको करना चाहिए। ये जो प्रोफेशनल होते हैं, जो कंसल्टेंट हैं, ये प्रोफेशनल होते हैं, इनका काम ही यही होता है और इनका फोकस ये होता है, इसमें जो विशेषज्ञ हैं वही इसका हिस्सा होते हैं। और इसी का सहारा, इन्हीं सलाहकार का सहारा लेने जा रही है यूपी की योगी सरकार। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए गंगा दोपहर।